प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी, महाविद्यालय नोखा। आज के इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण विषय शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने शेर शाह के केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था और उसकी भूमिकर व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी कड़ी में आज हम शेर शाह के द्वारा प्रशासन के और क्षेत्रों में किए गए सुधारों और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमिकर व्यवस्था की सफलतापूर्वक लागू करने के पश्चात शेर शाह ने उचित सैन्य प्रबंध भी किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस समय का मध्यकालीन युग जो था वह पराक्रम का युग था और बिना सेना के एक सुदृढ़ साम्राज्य की कल्पना करना नामुमकिन था। अतः शेर शाह ने मुगलों के भय और उस समय की स्थिति को देखते हुए शासक बनने के पश्चात अपना सैन्य प्रबंध भी उसी कुशलता के साथ किया। शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य प्रणाली को पुनर्जीवित कर उसे वास्तविक रूप में एक शाही संस्था के रूप में परिणत किया। शेर शाह की सेना में लगभग 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक, 500 हाथी और एक श्रेष्ठ तोपखाना था। उसकी सेना में यद्यपि अफगानों की संख्या अधिक थी, किंतु अफगानों के अलावा अन्य सभी जातियों के लोग, यहाँ तक कि हिंदू भी उसकी सेना में काफ़ी हद तक मौजूद थे। उसकी केंद्रीय सेना के अलावा उसके प्रांतीय गवर्नरों और स्थानीय अधिकारियों के पास भी सेना होती थी, जिसका शेर शाह आपत्तिकाल में प्रयोग कर सकता था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि शेर शाह ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। उसने सैनिकों को तो नगद वेतन देना जारी रखा, किंतु अधिकारी वर्ग को अब जागीरें केवल दी जाती थी। शेर शाह स्वयं सेना में बड़ी दिलचस्पी रखता था। शेर शाह सैनिकों से सीधा संपर्क रखता था और उनके कार्य और आचरण को देखकर उनकी पदोन्नति करता था। यहाँ तक कि रंगरूटों की भर्ती के समय स्वयं शेर शाह उपस्थित रहता था। इसी प्रकार शेर शाह ने घोड़ों पर दाग लगाने की अलाउद्दीन की नीति को भी पुनः अपनाया, जिससे सरकारी घोड़ों का पता चल सके। इसी प्रकार एक रजिस्टर में सैनिकों का हुलिया भी दर्ज किया जाता था, जिसकी वजह से अब कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता था और अपने वास्तविक घोड़ों के स्थान पर मरियल घोड़े पेश नहीं कर पाते थे। उसने सेना को कई भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग को एक योग्य सेनापति के अधीन किया। सेना में उसने कठोर अनुशासन स्थापित किया। इसी प्रकार शेर शाह ने न्याय प्रशासन की भी उचित व्यवस्था की। उसका प्रशासन उच्च आदर्शों पर अवलंबित था। वह उन सिद्धांतों का पालन करता था जो कि निर्धन और निकृष्ट जनों की अपेक्षा सरकारी अधिकारियों और सम्मान प्राप्त व्यक्तियों के प्रति अधिक कठोरता का होता था। न्याय करते समय वह अपने निकट संबंधियों को कोई महत्व नहीं देता था। शेर शाह कहा करता था, न्याय सबसे उत्तम धर्म नीति है और काफिरों तथा यामीनों को राजा एक समान दर्जा देते हैं। शेर शाह न्याय करते समय ऊंच नीच, गरीब अमीर, राजा रंक में भेद नहीं करता था।
यदि कोई उच्च अधिकारी भी अपराध करता तो शेर शाह उसे कठोर दंड देता था। शेर शाह स्वयं राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था और प्रत्येक बुधवार को अपनी अदालत लगाता था और दूसरे स्थानों पर मुख्य काजी होता था। प्रत्येक सरकार में मुख्य सिकंदर फौजदारी कानूनों का निर्णय करता था और मुंसिफ दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता था। प्रत्येक नगर में काजी न्याय का मुखिया था। निजामुद्दीन लिखता है, शेर शाह का भय और उसकी न्यायप्रियता इतनी अधिक थी कि उसके शासनकाल में चोर और डाकू ही व्यापारियों की वस्तु पर निगरानी करने लगे थे। इसी प्रकार शेर शाह ने एक उच्च कोटि का पुलिस प्रशासन भी स्थापित किया। शेर शाह ने पुलिस विभाग की कोई अलग स्थापना नहीं की, बल्कि सेना को ही दोहरे कर्तव्य सौंप दिए थे। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना और आंतरिक विद्रोहों के समय प्रजा के बीच शांति स्थापित करने का दायित्व सेना को ही निभाना पड़ता था। शेर शाह ने प्रत्येक सरकार के मुख्य सिकदार और प्रत्येक परगने में सिकदार को यह कार्य करना पड़ता था। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में चोर, डाकू और अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दंडित करते थे। सामान्यतया ये अपने क्षेत्र के अपराधियों को अच्छी तरह पहचानते थे। फिर भी यदि वे अपराधियों को खोजने में असफल होते तो उन्हें कई बार मृत्युदंड तक भी दे दिया जाता था। इसी प्रकार गांव में होने वाले अपराधों की जिम्मेदारी वहां के मुकद्दम अर्थात मुखिया पर दी गई थी। यदि गांव की सरहद में कोई अपराध होता था तो उन गांवों से संबंधित मुकदमों की जिम्मेदारी होती थी कि वे अपराध की छानबीन करें और उचित क्षतिपूर्ति का प्रबंध करें। शेर शाह ने वास्तव में एक उच्च कोटि की शासन और न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। उसके बारे में अब्बास खां सरवानी लिखता है कि शेर शाह के शासनकाल में एक वृद्धा स्त्री भी अपने गहने और आभूषण लेकर आसानी से यात्रा के लिए निकल सकती थी। किसी चोर और डाकू की मजाल नहीं थी कि वो उसके पास फटक सके। इसी प्रकार शेर शाह ने एक उच्च कोटि का गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था और गुप्तचर पद्धति को पुनर्स्थापित किया। इस विभाग का अध्यक्ष दारोगा एक डाक चौकी कहलाता था, जिसके अधीन समाचार लेखक और समाचार वाहक होते थे। वे अपने क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं का संकलन कर बादशाह को समय समय पर सूचित करते थे। सभी प्रमुख नगरों और बाजारों में समाचार वाहक और गुप्तचर नियुक्त किए गए थे, जिनका कार्य प्रत्येक गतिविधि की सूचना शेर शाह के पास भिजवाना होता था। यह विभाग इतनी कुशलता से कार्य करता था कि प्रांत में तैनात सैनिकों के असंतोष और षड्यंत्र की सूचनाएं तथा जमींदारों और जागीरदारों की विद्रोहपूर्ण चेष्टाओं का पता तुरंत शेर शाह को चल जाता था। शेर शाह की शासन व्यवस्था की सफलता काफी हद तक उसकी इसी गुप्तचर प्रणाली पर आधारित थी। इसी के साथ साथ शेर शाह ने व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए भी प्रबंध किए थे। शेर शाह ने बहुत सारे महसूल अर्थात करों को, जिन्हें प्रत्येक प्रांत और जिले की सीमा पर वसूल किया जाता था, उनको समाप्त कर व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। उसने आदेश दिया कि बिक्री के लिए आने जाने वाली वस्तुओं पर केवल 2 चुंगी लगाई जाएगी। एक चुंगी तो जब वसूल की जाएगी जबकि व्यापारिक वस्तुएं उसके राज्य की सीमा में प्रवेश करती थी, और दूसरी चुंगी उन वस्तुओं के बिक्री के स्थान पर लगाई जाती थी। यह चुंगी कितनी लगती थी इसकी कोई निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, किंतु अनुमान किया जाता है कि यह महसूल वस्तु के मूल्य का 2.5% होता था। राज्य के अंदर चुंगी वसूल करने के
शेष सभी स्थान बंद कर दिए गए। इन सुधारों से देश के अंदर व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन मिला और व्यापार के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। इसी प्रकार शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था एक अनूठी व्यवस्था थी। भारतीय इतिहास में शेर शाह को मुद्रा व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है और मुगल सम्राट अकबर ने भी शेर शाह की व्यवस्थाओं को ही उसी प्रकार अपना लिया था। शेर शाह ने मुद्रा संबंधी सुधार किए। शेर शाह के राज्यारोहण के समय धातु की कमी, प्रचलित सिक्कों की गिसावट, खोटापन, विभिन्न धातुओं के सिक्कों के बीच कोई निश्चित अनुपात न होना और सभी युगों के सिक्कों का प्रचलन होने से मुद्रा प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी थी। अतः शेर शाह ने प्रत्येक धातु के पृथक सिक्के जारी किए। सिक्के प्राय 3 धातुओं के बनाए गए, सोने, चांदी और तांबे के। शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे की अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी और आने चलाए। चांदी और तांबे के सिक्कों में एक अनुपात निश्चित किया गया। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। तांबे के वजन का दाम 330 ग्रेन रखा गया। सोने के सिक्के प्राय 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन और 168 ग्रेन के होते थे। रुपया और दाम में 1 और 64 का अनुपात रखा गया। सिक्कों पर शेर शाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान अरबी भाषा में अंकित किया गया था। इस प्रकार के सिक्के जारी करने के बाद उसने सभी प्रकार के पुराने सिक्कों और मिश्रित धातु की मुद्रा प्रणाली को समाप्त कर दिया। राज्य में लगभग 13 टकसालें स्थापित हुई। मुद्रा संबंधी ये सुधार बड़े लाभदायक और सुविधाजनक सिद्ध हुए। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। इस प्रकार शेर शाह को मुद्राओं का राजा भी कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ शेर शाह ने सार्वजनिक हित और कल्याण के भी कई कार्य किए। शेर शाह की प्रसिद्धि उसके सार्वजनिक कार्यों की वजह से भी मानी जाती है। शेर शाह ने अपनी इमारतें और सड़कें उसकी महानता के स्मारक है। उसने सबसे पहली सड़क सोनार गांव से रोहतास तक बनवाई, जिसे सड़क के आजम और वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। उसने दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक और तीसरी आगरा से जोधपुर तक और चौथी लाहौर से मुल्तान तक बनवाई। ये सभी सड़कें महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती थी। इन सड़कों के निर्माण में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति हुई। इनके किनारे लगभग 1700 सरायें बनवाई गई, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कमरे बनवाए गए थे। प्रत्येक सराय के साथ एक कुआं और एक मस्जिद भी बनवाई गई थी। इन्हीं के साथ एक डाक चौकी भी स्थापित की गई, जिनमें डाकिये नियुक्त किए गए थे। ये डाकिये घोड़े पर सवार होकर शाही आज्ञाओं को एक सराय से दूसरी सराय तक पहुंचाते थे और ये सरायें जनसाधारण और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हुई। शेर शाह की निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बिहार के अंतर्गत सहसराम में उसका स्वयं का बनवाया हुआ मकबरा है। यह अपने ढंग की निराली और शानदार इमारत है, बल्कि इस्लामी स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। शेर शाह की उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की सभी इतिहासकारों ने प्रशंसा की है। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा तो लिखते हैं कि उसका जागीरदारों के से व्यवहार हमें इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम की याद दिला देता है। उसका सैनिक और असैनिक प्रशासन प्रशा के महान फ्रेडरिक प्रथम के प्रशासन से कम नहीं था और उसके राजनीतिक के नियम कौटिल्य के नियमों की तरह कठोर थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेर शाह वास्तव में मध्ययुगीन शासकों में श्रेष्ठतम था और उसके पश्चात मुगल
शासक अकबर ने उसी के पद चिन्हों का अनुसरण किया और इतिहास में अपनी गणना सफल शासकों में करवाई। शेर शाह उत्तरी भारत के मुसलमान शासकों में ऐसा व्यक्तित्व था जिसका राज परिवार से कोई संबंध नहीं था। साधारण परिवार में जन्म लेकर भी वह इतने ऊंचे राजपद पर पहुंचा और उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता और योग्यता का परिचय दिया। यद्यपि वह 68 वर्ष की आयु में शासक बना, किंतु उसका उत्साह और महत्वाकांक्षा असीमित थी। वह कठोर परिश्रमी था और प्रतिदिन 16 घंटे राजकार्य में लगाता था। शेर शाह किसी अभिजात वर्ग के पुरुषों की तरह सुसंस्कृत नहीं था और न उनमें व्यक्तिगत आकर्षण था। उसे उसे विशेष आज्ञाकारी भी नहीं माना जा सकता है। शेर शाह अरबी और फारसी का एक अच्छा ज्ञाता और इतिहास के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति था। यद्यपि वह विद्वान नहीं था, फिर भी इतिहास का अध्ययन उसने व्यावहारिक उपयोगिता के कारण किया था। उसकी धार्मिक नीति के संबंध में डॉक्टर कानूनगो उसे सहिष्णु शासक बताते हैं, जबकि श्री राम शर्मा उसे कट्टर अनुयायी मानते हैं। वस्तुतः तो वह इस्लाम का प्रबल समर्थक था। रायसेन के पूरनमल के विरुद्ध उसने जिहाद घोषित किया और मारवाड़ विजय के बाद जोधपुर के किले में मंदिर ध्वस्त करवाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई थी। उसके ये कार्य उसकी धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसने दिल्ली के सुल्तानों की तरह हिंदुओं के प्रति अत्याचारपूर्ण नीति नहीं अपनाई। उसकी पैदल सेना में अधिकांश हिंदू थे। जहाँ तक संभव होता वह राजनीति को धर्म से पृथक ही रखता था। उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि शेर शाह अपने पूर्ववर्ती सम्राटों से श्रेष्ठ था, किंतु वुल्जले हेग का यह मानना है कि वह भारत के मुसलमान शासकों में सबसे महान था, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जा सकता है। एक सफल विजेता और शासक प्रबंधक के रूप में वह निश्चय ही अलाउद्दीन खिलजी से श्रेष्ठ था, किंतु रचनात्मक राजनीतिज्ञता में वह थोड़ा कमतर था। अकबर के साथ भी शेर शाह की तुलना करना अनुपयुक्त है, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में और एक शासक के रूप में अकबर उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि शेर शाह के पदचिन्हों पर ही चलकर अकबर ने काफ़ी हद तक सफलताएं प्राप्त की थी। डॉक्टर कानूनगो के इस मत से हम सहमत हैं कि इतिहास में अकबर का स्थान शेर शाह के स्थान से अधिक ऊंचा अवश्य है। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान में हमने शेर शाह के प्रशासन के सभी लगभग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।